हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूटी विद डॉटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5 के 20 और क्वेश्चन को। तो वीडियो शुरुआत करने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं। तो आप लोग की कैसे चल रही एग्जाम की तैयारी, एएनएम और एमपीडब्ल्यू स्टूडेंट्स की? अगर आप लोग गाइस बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब हासिल करना बहुत एक बहुत मजा है। बहुत क्या होना चाहिए, प्राउड फील होता है जब खुद अपना गवर्नमेंट जॉब, जब प्राइवेट में काम करते हैं तो आप लोग को पता है प्राइवेट का कितना कितनी सैलरी रहती है। और गवर्नमेंट जब जब आते हैं तो कितना खुद के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए कितना प्राउड फील रहता है, हमारे लिए कितना प्राउड फील रहता है ना। आप लोग दिन रात मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। आप लोगों को अगर कुछ भी डाउट लगता है ना, आप लोग मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं आप लोग के लिए बिल्कुल, आपको जब भी ऐसा लग रहा है कि मैम मुझसे कुछ पूछना है, या आप लोगों को कुछ भी वीडियो के टॉपिक डिस्कस करना है या कुछ और भी टॉपिक चाहिए, तो मैं बिल्कुल आप लोग के तैयार हूँ। हम अगर मुझे अच्छा लगेगा कि चलो मेरे वजह से अगर कोई गवर्नमेंट जॉब क्लियर किया, है ना। क्योंकि जब मैंने खुद 1-2 साल मैं जब कॉलेज में पढ़ाती थी प्राइवेट में, तो मेरी सैलरी ना बहुत कट जाती थी अगर 1-2 दिन नहीं रही तो मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हो गया यार, बहुत कर लिए प्राइवेट जॉब, अब गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो मैंने भी बहुत मेहनत की अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए। तो गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप भी तैयारी के लिए बहुत मेहनत करो और एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जब लग जाता है ना तो सही में लाइफ झिंगालाला हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी बहुत मेहनत कीजिए। वैसे आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। हो गई बहुत बातचीत। तो यूनिट 1 में बेसिक हेल्थ साइंस में देखेंगे मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है इन्फेक्शन से बचाना। ठीक है, तो क्या करता है, जब हमारे शरीर में क्या करता है, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है ना, जैसे कि कुछ भी इन्फेक्शन अगर, तो हमारा डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगा, तेजी से बढ़ जाएगा। तो वो क्या करता है, हमारे यही क्या होता है, जब डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारे शरीर में इन्फेक्शन से बचाता है। जैसे कि डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइड। बॉडी का क्या बोलते हैं, इसको डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। ये बैक्टीरिया, वायरस और अन्य पैथोजेंस को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ना। तो क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइड। ये हमारे बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म की तरह क्या करता है, काम करता है। बैक्टीरिया में जो भी हमारे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैथोजेंस हो गया, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है बॉडी में आने से पहले। अगर बॉडी में एंटर कर लिया तो ये एलिवेट हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी क्या हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं ना डब्ल्यूबीसी बढ़ गया है इसका, ऐसा क्योंकि इसकी बॉडी में इन्फेक्शन आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1, मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है। तो मानव शरीर में डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है इन्फेक्शन से बचाना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में कौन सी ड्रग कंटामिनेटेड है प्रेगनेंसी में। तो ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में कंट्राइंडिकेटेड, जब मदर प्रेग्नेंट रहती है, ठीक है, तो कौन सी ड्रग, ट्यूबरक्लोसिस की कौन सी ड्रग उसके लिए कंट्राइंडिकेटेड रहती है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या होता है प्रेगनेंसी में, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, ओटोटॉक्सिटी होती है और फीटस के इनर ईयर कि 8th क्रेनो, जिसे वेस्टिब्रोकुलर नर्व भी कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचाती है। क्या होता है, ये जो इंजेक्शन है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो ट्यूबरक्लोसिस का सेकंड लाइन ड्रग है, वो क्या करती है, प्लेसेंटा के आर पार चले जाती है, कि फीटस को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। जैसे कि क्या करता है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा क्या करता है, फीटस के क्रॉस कर देता है। ठीक है, क्रॉस करके उस फीटस के 8th क्रेनियल को डैमेज करता है, कि वेस्टिब्रोकुलर नर्व को डैमेज कर देता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हेल्थ इज वेल्थ कंसेप्ट लेवल ऑफ प्रिवेंटेशन से जुड़ा है, तो इसका आंसर आएगा प्रीमोर्डियल प्रिवेंटेशन। ठीक है, पब्लिक हेल्थ में डिजीज को रोकने के लिए, पब्लिक हेल्थ में डिजीज को रोकने के लिए इसको 4 लेवल ऑफ प्रिवेंटेशन माने गए हैं। पहला होता है प्रीमोर्डियल प्रिवेंटेशन, सेकंड होता है प्राइमरी प्रिवेंटेशन, थर्ड होता है सेकेंडरी प्रिवेंटेशन और फोर्थ होता है टर्शरी प्रिवेंटेशन। तो प्रीमोर्डियल प्रिवेंटेशन में डिजीज या रिस्क फैक्टर आने से पहले ही रोकना, इसमें फोकस होता है हेल्दी लाइफस्टाइल इन्वायरमेंट बनाने में। ठीक है, मतलब अगर कोई डिजीज या रिस्क फैक्टर आ रहा है, आने से पहले ही क्या करना है, इसको रोक देना, ये क्या कहलाता है, प्रीमोर्डियल। जैसे कि बैलेंस डाइट लेना बोलते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करने बोलते हैं, स्मोकिंग और एल्कोहल से बचने के लिए बोलते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए बोलते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, डिजीज, कोई भी डिजीज बॉडी में आने से पहले उसको क्या करना, कंट्रोल कर लेना। अगर क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट रहेंगे तो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वगैरह नहीं होगी, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी फिट रहेगा, है ना। ये सब चीज़ें क्या होता है, डिजीज से प्रिवेंट करने का तरीका है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंटेशन बोलते हैं इसको। यही कारण है कि हेल्थ इज वेल्थ कंसेप्ट किससे जुड़ा है, तो हेल्थ और वेल्थ कंसेप्ट जुड़ा है प्रीमोर्डियल प्रिवेंटेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा इसको। तो हेल्थ और वेल्थ किससे जुड़ा है, प्रीमोर्डियल प्रिवेंटेशन से। सेकेंड है प्राइमरी प्रिवेंटेशन। प्राइमरी प्रिवेंटेशन का मतलब होता है जब रिस्क फैक्टर मौजूद हो लेकिन डिजीज अभी नहीं हुए, उसके अंदर रिस्क फैक्टर है,
ठीक है, मतलब रिस्क फैक्टर है कि इससे वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पर अभी लेकिन डिजीज़ अभी नहीं हुआ है, जैसे कि वैक्सीनेशन, हेल्थ एजुकेशन, पर्सनल हाइजीन, ठीक है, पोलियो को वैक्सीन देना। जैसे कि अगर हम बीसीजी देते हैं तो बीसीजी क्या करता है, बीसीजी ट्यूबरकुलोसिस से प्रिवेंट करता है। ये क्या है, रिस्क फैक्टर है। हमने क्या किया, रिस्क फैक्टर को कंट्रोल कर लिया, मतलब हमने बीसीजी का टीकाकरण दे दिया, अब वो हमसे बीसीजी जो है ट्यूबरकुलोसिस से बचा देगा हमारी बॉडी को, ठीक है। रिस्क फैक्टर है, बट हमने क्या किया, उसकी डिजीज़ को, अभी डिजीज़ की नहीं हुई है, ठीक है। जैसे कि पोलियो वैक्सीन देना, है ना। अब है क्वेश्चन इसके थर्ड है सेकेंडरी प्रिवेंटेशन। अब क्या होगा, डिजीज़ हो चुकी है लेकिन अर्ली स्टेज में है। अब इसको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, जैसे कि कैंसर, ठीक है। अब इसको एग्जांपल ले लेते हैं, वो अर्ली स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में कैंसर है, ठीक है। तो डिजीज़ हो चुकी है लेकिन वो अर्ली स्टेज में है, तो इसका क्या करेंगे, गोल और अर्ली डिटेक्ट करेंगे, अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे। इसका हमारा गोल क्या रहेगा, हमारा गोल ये रहेगा, सबसे पहले हमको अर्ली डिटेक्ट करना उस केस को, अर्ली डिटेक्ट कर लिए, इसके बाद अर्ली ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। जैसे कि स्क्रीनिंग करते हैं ना, स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जैसे कि बीपी चेक करते हैं, ब्लड शुगर चेक करते हैं, और कैंसर स्क्रीनिंग करते हैं, पैसिमर करते हैं। मैंने बताया ना, अभी कैंसर को अगर हमने फर्स्ट स्टेज में जान लिए तो हमने क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली डिटेक्ट हो गया तो अर्ली ट्रीटमेंट होगा, उसकी रिकवरी फास्ट रहेगी, ठीक है। अब होता है फोर्थ, होता है टर्शियरी प्रिवेंटेशन। डिजीज़ को एडवांस हो चुकी है, अब डिजीज़ क्या है, लास्ट स्टेज, मतलब डिजीज़ अब जो होगी वो एडवांस पहुंच चुकी है और कोई कॉम्प्लिकेशन को रोकना है, और अब इसके सिर्फ कॉम्प्लिकेशन को रोक सकते हैं हम। तो टर्शियरी प्रिवेंटेशन का मतलब होता है डिजीज़ एडवांस हो चुकी है और कॉम्प्लिकेशन को रोकना है। कैसे करना है, इसमें रिहैबिलिटेशन करते हैं, डिसेबिलिटी लिमिटेशन करते हैं, जैसे कि पैरालाइज पेशेंट को फिजियोथेरेपी देते हैं। टर्शियरी प्रिवेंटेशन को तो आप लोगों को पता, इतना तो सबको पता है कि टर्शियरी मतलब कि जो एडवांस केयर करते हैं, कॉम्प्लिकेशन को बस रोकते हैं, जैसे कि पहला पेशेंट को फिजियोथेरेपी देते हैं, कार्डिक रिहैब को आफ्टर अटैक के लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि पहला इसको पेशेंट है उसको क्या बोलेंगे, फिजियोथेरेपी देने के लिए एडवाइस करेंगे। तो हमारा क्या सब कहलाता है, ये सब हमारा टर्शरी प्रिवेंटेशन कहलाता है, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ केयर का क्या है, हेल्थ इज वेल्थ का कंसेप्ट क्या था, प्रीमोडियल प्रिवेंटेशन था, मतलब कि अच्छी आदतें अपनाना है, अच्छी लाइफस्टाइल में जीना है, ठीक है, ताकि रिस्क फैक्टर से दूर रह सके। अगर स्मोकिंग नहीं करेंगे, है ना, अगर ड्रिंक नहीं करेंगे तो किससे रहेगा, मतलब उससे बचा जा सकता है, ट्यूबरक्लोसिस से, क्या है ना, माउथ कैंसर वगैरह से, ये सबसे क्या होता है, जो लंग कैंसर वगैरह होता है, इससे क्या होता है, बचा जा सकता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है, ठीक है। अब चलते हैं, आइसबर्ग फिनोमिना किससे रिलेटेड है। तो आइसबर्ग फिनोमिना रिलेटेड है, यह कंसेप्ट पब्लिक हेल्थ और एपिडेमियोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जब कोई डिजीज या पॉपुलेशन में फैलती है, तो हमें केवल उसका एक छोटा हिस्सा दिखाई देता है। जैसे कि आइसबर्ग का ऊपरी हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है, तो मैंने अभी इमेज में दिखाऊंगी, जैसे कि क्या होता है, आइसबर्ग मतलब कुछ हिस्सा क्या होता है, पानी ऊपर रहता है, और कुछ हिस्सा क्या होता है, पानी के अंदर नीचे रहता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन डिजीज का बड़ा हिस्सा छुपा हुआ होता है, जैसे आइसबर्ग का अधिकांश भाग पानी के नीचे होता है, ठीक है। इसके आइसबर्ग के कितने होते हैं, आइसबर्ग के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है विजिबल पार्ट, होता है जो पानी के ऊपर हिस्सा, पानी के ऊपर का हिस्सा होता है, और दूसरा होता है इनविजिबल पार्ट, जो पानी के नीचे छुपा हुआ हिस्सा है। तो जो विजिबल पार्ट होते हैं ना, जैसे कि क्लिनिकी अपेरेंट केस, जैसे कि जिन मरीजों को सिम्टम दिखाई देते हैं वो डॉक्टर के पास जाएगा। जैसे कि कोई मरीज है, उसको खांसी आ रही है, ठीक है, टीबी का पेशेंट, उसको खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है और डायग्नोस हो चुका है ये, वो डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर स्पुटम टेस्ट करेगा, वो डायग्नोस हो जाएगा कि उसको टीबी है। और जैसे कि इनविजिबल पार्ट, पानी के नीचे छिपा हुआ हिस्सा, अब क्या रहेगा, ये सब क्लिनिकल रहता है, लेटेंट रहता है, अनडायग्नोस्ड केस रहता है, जिन्हें डिजीज तो है लेकिन सिम्टम नहीं दिखते या डायग्नोस ही नहीं होता। जैसे कुछ कुछ केस में क्या रहता है, उसको डिजीज रहेगी, ठीक है, बट उसको कोई सिम्टम्स नहीं आएगा, तो पेशेंट को भी कुछ पता नहीं चलता। या कुछ केस ऐसे रहते हैं जो अनडायग्नोस्ड रहते हैं, डायग्नोस ही नहीं हो पाते हैं, है ना। कैरियर क्या होता है, इसके अंदर इन्फेक्शन लेता है, उसके अंदर क्या होता है, इन्फेक्शन रहता है बॉडी के अंदर, ठीक है, बट क्या होता है, लेकिन वो हेल्दी दिखते हैं। पेशेंट क्या रहेगा, हेल्दी दिखेगा, इन्फेक्शन तो बॉडी में रहेगा बट वो हेल्दी दिखेगा। अर्ली या माइल्ड केस में, जैसे कि टीबी के बैक्टीरिया शरीर में है लेकिन सिम्टम्स नहीं दे रहे हैं, ये भी क्या कहलाएगा, इनविजिबल पार्ट कहलाएगा, मतलब पानी के नीचे छिपा हुआ हिस्सा, ठीक है। तो आइसबर्ग फिनोमिना बताता यह है, जो केसेस हमें दिखाई देते हैं उन्हें कहीं ज़्यादा केसेस पॉपुलेशन में छुपे होते हैं। आइसबर्ग का फॉर्मूला यही कहता है, आइसबर्ग का पॉपुलेशन यही बताता है कि जो केस हमें दिखाई देते हैं उन्हें उनसे कहीं ज़्यादा क्या होता है, पॉपुलेशन में छुपे होते हैं। इसलिए केवल डायग्नोस्ड पेशेंट का इलाज करने के लिए एपिडेमिक नहीं रुकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो चलिए मैं इमेज दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, एपिडेमिक का मतलब क्या है। एपिडेमिक का मतलब है डिजीज जो अचानक से बड़ी संख्या में फैल जाए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा, एपिडेमिक का आंसर आएगा डिजीज जो अचानक बड़ी संख्या में फैल जाए। जब किसी एरिया में एक्सपेक्टेड से कहीं ज़्यादा केसेस अचानक से हो जाए,
ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। जैसे अभी स्वाइन फ्लू वगैरह आया था ना, स्वाइन फ्लू आया, एक एरिया में क्या था, बहुत सारे कोरोना पेशेंट आ गए थे, है ना, तो एक अच्छा एग्जाम्पल है। एपिडेमिक क्या है, जब कोई डिजीज अचानक से किसी एरिया में फैल जाए उसे एपिडेमिक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पहला नेशनल हेल्थ पॉलिसी कब आया? तो भारत में पहला नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया 1983 में। ठीक है, इंडिया का पहला नेशनल हेल्थ पॉलिसी 1983 में आया, जिसके बाद 2002 और 2017 में इसे अपडेट किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी भारत में कब आया, तो इसका आंसर आएगा 1983 में भारत में सबसे पहला हेल्थ पॉलिसी आया। और इसकी अपडेट कब किया गया, तो इसको अपडेट किया गया 2002 और 2017 में इसे अपडेट किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिटी डायग्नोसिस का मतलब क्या है? तो कम्युनिटी डायग्नोसिस का मतलब है, इसका आंसर आएगा होल कम्युनिटी की हेल्थ नीड और प्रॉब्लम को असेस करना। मतलब तो कम्युनिटी डायग्नोसिस पब्लिक हेल्थ का कोर है, जिसमें पॉपुलेशन, हेल्थ स्टेटस और हेल्थ सर्विस की आवश्यकताएं जांची जाती है। सो कौन सी हेल्थ सर्विस की ज़रूरतें हैं उसको सब जांची जाती है, और इससे रिलेटेड कौन सी मतलब कौन सी प्रॉब्लम है, क्या हेल्थ नीड है कम्युनिटी में, इसे हेल्थ सर्वे के थ्रू पता लगाया जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड का उद्देश्य क्या है? तो इंडियन पब्लिक हेल्थ IPHS का उद्देश्य है गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड तय करना। मतलब कि IPHS गाइडलाइंस प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल की हेल्थ इंस्टीट्यूशन और फैसिलिटी और मेन पावर को मिनिमम स्टैंडर्ड तय करती है। ठीक है, तो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड का उद्देश्य क्या है? गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड तय करती है। मतलब जो गवर्नमेंट संस्थाएं होती है ना, इसके लिए कहते हैं मिनिमम स्टैंडर्ड तय करती है। इसके लिए कितना क्या क्या है ना, जैसे कि इसके लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हेल्थ इंस्टीट्यूशन के लिए फैसिलिटी, मेन पावर और मिनिमम स्टैंडर्ड क्या करती है, तय करती है। जैसे कि गवर्नमेंट संस्था होती है ना, स्कूल होते हैं, कॉलेज होती है, हेल्थ इंस्टीट्यूट होती है, तो इसके लिए क्या करती है, ये मिनिमम संस्था तय करती है। क्वेश्चन, एपिडेमिक का मतलब क्या है? सॉरी, इंडेमिक का मतलब क्या है? इंडेमिक मतलब कि डिजीज हमेशा एक पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, एपिडेमिक मतलब कि जो स्प्रेड होता है। ठीक है, स्प्रेडली फैलता है डिजीज। और इंडेमिक मतलब कि जो एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है, जैसे कि मलेरिया जो ट्राइबल और हिली एरिया में एंडेमिक होता है। ठीक है, एपिडेमिक कहाँ होगा, तो एपिडेमिक होगा, एपिडेमिक जैसे कि स्वाइन फ्लू वगैरह होता है। और इंडेमिक मतलब कि मलेरिया जो ट्राइबल एरिया में रहता है। और 11 है, क्वेश्चन 11, पेंडेमिक किसे कहेंगे? तो पेंडेमिक मतलब होता है, या इसका आंसर आएगा बीमारी जो विश्व भर में फैली है। ठीक है, जो मतलब पूरे महाद्वीपों में फैलकर पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। जैसे कि कोविड-19 आई थी 2000, है ना, 2019-20 में आई थी, तो क्या करे, सबसे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एपिडेमिक मतलब कि जब बीमारी किसी क्षेत्र या किसी समुदाय को अचानक बहुत तेजी से फैलती है, उसे एपिडेमिक बोलते हैं। एंडेमिक मतलब कि जब बीमारी किसी खास क्षेत्र में हमेशा बनी रहती है, जैसे कि मलेरिया कुछ जगहों में रहती है, हिली ट्राइबल एरिया में, है ना, उसे एंडेमिक कहते हैं। और पेंडेमिक मतलब जब बीमारी कई देशों, महाद्वीपों में फैलकर पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे पेंडेमिक कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एपिडेमिक और इंडेमिक और पेंडेमिक को याद रख लीजिएगा, ये आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एपिडेमिक मतलब बहुत तेजी से डिजीज फैलती है, इंडेमिक मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को प्रभावित करती है, जैसे कि मलेरिया, है ना, मलेरिया हिली ट्राइबल एरिया को प्रभावित करती है। और पेंडेमिक मतलब कि जब बीमारी कई देशों और महाद्वीपों में फैलकर पूरी दुनिया को प्रभावित करती है, जैसे कि इसे पेंडेमिक कहा जाता है, जैसे कि कोविड-19। ठीक है, 2019-20 सबसे 2020 में जब आया था, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ह्यूमन किडनी का फंक्शन यूनिट कौन सा है? तो ह्यूमन किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन। ठीक है, तो किडनी में जो किडनी क्या करता है, फिल्टर करती है, रिअब्जॉर्ब और एक्सक्रीशन का काम करके नेफ्रॉन करता है। ठीक है, कौन करता है एक्सक्रीशन का काम? नेफ्रॉन करता है। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, तो किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है, फिल्टर करके करती है, यूरिन बनाती है। तो किडनी में फिल्ट्रेशन, रिअब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का काम करता है। एक्सक्रीशन काम करता है, नेफ्रॉन करता है। एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्मॉल पॉक्स इरिडिकेशन किस साल हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आएगा स्मॉल पॉक्स इरिडिकेट हुआ 1980 में। ठीक है, WHO ने 1980 में स्मॉल पॉक्स इरिडिकेशन ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। यह पहली डिजीज है जिसे पूरी दुनिया में खत्म किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या आएगा, स्मॉल पॉक्स इरिडिकेशन किस साल हुआ? इसका आंसर आएगा 1980 में। 14, PSC मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पर मिनिमम कितने बेड्स होते हैं? तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मिनिमम 6 बेड होते हैं। इंडिया पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड IPHS के अनुसार PSC में मिनिमम 6 बेड होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 का आंसर क्या आएगा, PSC में कितने बेड होते हैं? तो PSC में कुल 6 बेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15,
15 कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोचेस किस प्रोग्राम में लागू किया गया? तो कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोचेस को आरसीएच प्रोग्राम में लागू किया गया। आरसीएच प्रोग्राम में क्या होता है, CNAAA अप्रोचेस लागू किया गया। इसमें क्या होता है, जो सर्विस लोकल नीड के हिसाब से प्लान किया जाता है, कम्युनिटी क्या क्या नीड्स है, कम्युनिटी क्या जरूरत है, इस हिसाब से क्या क्या था प्लान किया जाता है। और आरसीएच मतलब पता है आप लोग को, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है, ठीक है, मतलब कि ठीक है। तो इसका क्या आएगा, तो इसका कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोचेस किस प्रोग्राम के लिए लागू किया गया? तो इसका आंसर आएगा आरसीएस प्रोग्राम के लिए कम्युनिटी नीड असेसमेंट अप्रोचेस प्रोग्राम को लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पार्टोग्राफ का उपयोग किसके लिए होता है? तो पार्टोग्राफ का उपयोग लेबर प्रोग्रेस को मॉनिटर करने के लिए होता है। जैसे कि पार्टोग्राफ क्या करते हैं, पेशेंट हमारे पास आता है डिलीवरी के लिए, तो हम उसी समय से पार्टोग्राफ भरना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हमें वो सर्वाइकल डायलेटेशन मॉनिटर करना रहता है, मतलब सर्वाइकल डायलेटेशन को उसमें एंटर करना रहता है, फिटल हार्ट रेट मॉनिटर करना रहता है, मदर की क्या कंडीशन है, मदर कंडीशन को मॉनिटर करना रहता है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट में हमें पार्टोग्राफ को भरना रहता है, मदर के कंडीशन को, फिटल हार्ट रेट को, सर्वाइकल डायलेट कितना हुआ है, ये सबको मॉनिटर करना रहता है। ये यही बताता है कि प्रोलॉन्ग लेबर है या जो मदर है वो प्रोलॉन्ग लेबर में जा रही है, ठीक है। तो ये सब जो हम पार्टोग्राफ भरेंगे तो हम जो प्रोलॉन्ग लेबर है ना, उससे ये बता पाएगा पार्टोग्राफ कि मदर जो है इसके सर्वाइकल डायलेटेशन कितने कब हो रही है, मतलब कितना घंटा लग रहा है उसको डिलीवरी में। तो ये क्या होता है, ये प्रोलॉन्ग लेबर को भी शो करता है, इसलिए पार्टोग्राफ भरना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये थे मेरे क्वेश्चन। अगर वीडियो को आप लोग कुछ डाउट लगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।